मैं सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता प्रशांत जी के पास जाना चाहूंगा। प्रशांत जी, आपके नेता कह रहे थे मुजफ्फरनगर में कि संजीव बालियान आते नहीं थे, उनके काम को लेकर के थोड़ी नाराजगी है, उसको ठीक कर लिया जाएगा। मुजफ्फरनगर क्या हार रहे हैं आप लोग? ठीक कब कर लिया जाएगा? चुनाव के दिन ठीक कर लिया जाएगा? बड़ा सवाल यह उठता है। या संजीव बालियान के खिलाफ क्या संगीत सोम काम कर रहे हैं? मैं इसलिए भी पूछ रहा हूं क्योंकि दोनों के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, ये सबको पता है। राजपूतों की नाराजगी की बात कही जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि चुनाव के दिन वोट करने के बाद संगीत सोम अगर इस तरह कह रहे हो कि हाँ, संजीव बालियान के प्रति नाराजगी है लेकिन इसको ठीक कर लिया जाएगा, इसका मतलब क्या समझा जाए? देखिए, होता क्या है, जब कोई एक बड़ा परिवार होता है तो उसमें दो लोगों के या दो से अधिक लोगों के बीच में कुछ ना कुछ अनबन होती है। स्वाभाविक है कि हर घर में होता है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी 10 साल से शासन में है तो निश्चित तौर पर ये भी हम स्वीकार करते हैं कि कुछ ना कुछ लोगों की शिकायतें होती हैं। बड़ी सीट होती है, 20 लाख 22 लाख की आबादी होती है एक लोकसभा सीट में कम से कम। और कई बार क्या होता है कि सांसद हो सकता है कि कुछ लोगों की शिकायतों का निवारण नहीं कर पाते हैं। वो प्रयास करते हैं, कुछ लोगों की शिकायतों का निवारण होता है, कुछ परसेंट लोगों का नहीं हो पाता। तो स्वाभाविक है, ये कोई ऐसी नई बात नहीं, चाहे भारतीय जनता पार्टी का सांसद हो या किसी अन्य पार्टी का सांसद हो, उसी विषय में बात बोली गई है। और जहां तक कि ओवरऑल जहां जब वोट करने की बात आती है तो नाराजगी नाराजगी लोगों ने दिखाई है। अगर किसी की कोई डिमांड है तो उनका डिमांड करना, लोकतंत्र में अपनी बात रखना, किसी की आलोचना करना उनका लोकतांत्रिक अधिकार, उसमें कोई गलत बात नहीं है। कोई अगर वहां का वोटर अपने नेता से शिकायत करता है, उसमें कोई गलत बात नहीं। उनका शिकायत करना, अपनी बात रखना, नेतृत्व तक अपनी बात पहुंचाना, वो उनका लोकतांत्रिक अधिकार उन्होंने की है। लेकिन जब वोट करने की बात आई है, जब ईवीएम पे बटन दबाने की बात आई है, तो सभी लोगों ने जातियों से ऊपर उठ करके कमल का बटन दबाया है। क्योंकि ये चुनाव मोदी जी का चुनाव है। ये चुनाव संजीव बालियान जी को खाली के लिए चुनने का नहीं है। ये जो लक्ष्य है, एक एक जो बूंद से जो घड़ा भरेगा, जो 400 सीटें बनी, उनका चुनाव है। उसी परिप्रेक्ष्य में संगीत सोम जी ने भी कहा है कि ठीक, हमारी नाराजगी थी, उसको हम बाकी बाद में भी, अगर कोई व्यक्तिगत किसी से कोई है, कोई इशू है, कोई 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 जमीन जायदाद की लड़ाई है नहीं, वैचारिक कुछ विषय हो सकते हैं, तो वो ठीक कर लेंगे। लेकिन अभी जो बड़ा लक्ष्य है, उस बड़े लक्ष्य को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। वहां पे सभी ने एक तरफा यहाँ पे वोटिंग हुई। मुजफ्फरनगर में कहीं कोई ऐसी बात नहीं। जितने भी जातियों के लोग हैं, सभी लोगों ने हमको वोट दिया है। और हम लोग बिल्कुल प्रचंड बहुमत से हम लोग 80 का 80 सीटों का जो लक्ष्य लेकर के उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, उसको हम प्राप्त करेंगे। इसमें हमें कहीं कोई संदेह नहीं है। हरेन, मैं समाजवादी प्रवक्ता के पास जाना चाहूंगा और उनसे ये पूछना चाहूंगा कि अतुल सक्सेना जी, आपको क्या लग रहा है कि मुजफ्फरनगर इस बार बीजेपी को रिजेक्ट कर लेगा और आपको एक्सेप्ट करेगा? इसकी कोई खास वजह है? जहां तक रालोद का सवाल है, रालोद के साथ इस बार आपका गठबंधन हो नहीं पाया और पश्चिम में आपका माई समीकरण मजबूत होता दिखता नहीं है। आधार वोट बैंक आपका मजबूत है नहीं। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट मतदाता क्या आपकी तरफ आएंगे, दलित मतदाता क्या आपकी तरफ आएंगे? लेकिन बीजेपी के भीतर लड़ाई है, अंतर विरोध है, यह सबको पता है। क्या आपको लगता है इसका फायदा आपको मिलेगा या बहुजन समाज पार्टी को मिलेगा? ये पंकज जी, आप जान ही रहे हैं जिस तरीके से आपके ये एक दो प्रश्न थे मेरे पास, ये बड़े लाजमी से प्रश्न हैं। परंतु जैसे मुजफ्फरनगर में जिस तरीके से संजीव बालियान जी का विरोध देखने को मिल रहा है, उन्हीं के नेता संगीत सोम जी जिस तरीके से कह रहे हैं, और ये बात आपने भी उठाई है कि आज चुनाव जब हो जाएगा, वोट जब हो जाएगा, तो चीजें कब ठीक होंगी, ये बात आपकी ठीक है। दूसरा, आज जिस तरीके से राजपूत समाज में नाराजगी है, और जैसे आप कह रहे हैं पश्चिमी यूपी में हमारा गठबंधन रालोद से नहीं हो पाया, यहाँ मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा। देखिए, हमारा गठबंधन रालोद से नहीं होना था, रालोद ने हमसे गठबंधन करना था, ठीक है ना। वो किसी वजह से कच्चे लालच में आके जयंत चौधरी जी ने आज जिस तरीके से जयंत चौधरी जी ने विगत वर्षों में समाजवादी पार्टी के साथ किसानों के हक और किया, जिस तरीके से जो काले कानून लेकर के आए और वहां पे किसानों का जो विरोध हुआ, किसानों पे जो लाठी मारी गई, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो किसान है वो अपने आप को आज ठगा सा महसूस कर रहा है। तो जब जब ये जून में वोटिंग होगी, 4 जून में,
इसका पता जब लगेगा। और आज भी जिस तरीके से वोटिंग पड़ी है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में पड़ी है। रहा सवाल दलित समाज का, जिस तरीके से दलित समाज पे अत्याचार करने का काम भाजपा के लोगों ने करा है, चाहे वो हाथरस की बेटी की बात करें या अन्य अन्य जगहों की हम बात करें, जिस तरीके से दलितों के ऊपर अत्याचार करने का काम किया है, वो किसी से छुपा नहीं है। तो क्या दलित समाज आज इन्हें वोट करने गया होगा? दलित समाज अपने वोट की ताकत आज भाजपा को दिखाने गया होगा। आज किसान अपने वोट की ताकत जो है भाजपा को दिखाने गया होगा। और जिस तरीके से आप ये देखिए, जो 60 लाख हमारा जो अभ्यर्थी था, जो पेपर लीक हुआ, ये लोग जो है बड़े बड़े रोजगार देने की बात करते हैं, 2014 से कर रहे हैं, परंतु रोजगार कितना मिला ये हम सबको मालूम है। और जिस तरीके से पर्चे लीक पे लीक कराए जाते हैं, बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से बीजेपी काम करती है, पर इनके ये ऑर्गेनाइज लुटेरे हैं। मैं कहूंगा भाजपा के लोग जो हैं ऑर्गेनाइज्ड लुटेरे हैं। हर काम जो है सिस्टम में बैठा करके फाइलों का पेट पूरा भर के ऑर्गेनाइज तरीके से लूट करने का काम करते हैं। परंतु आज जनता इनके हथकंडों को समझ चुकी है, क्योंकि ये रोजगार तो देते नहीं है, पर्चा लीक करा देते हैं, पेपर की जो है डेट आगे बढ़ जाती है, पेपर एक्सटेंड हो जाता है, तो कल को कहने को भी हो जाता है साहब पर्चा लीक हो गया था, हम अगले पर्चा जो है जल्दी करा देंगे। क्योंकि इन्हें रोजगार देने से मतलब नहीं है, ये डेट पे डेट देने का काम करते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अभी मैं योगी जी को थोड़ी देर पहले किसी चैनल पे सुन रहा था कि मोदी जी ने देश का नाम बढ़ाने का काम किया। मोदी जी ने देश का नाम जो है ना झुकाने का काम किया। अभी आप देखिए जिस तरीके से चीन अरुणाचल प्रदेश में कह रहा है कि नहीं नहीं, अरुणाचल चलिए प्रदेश हमारे चलिए, वो चीन हिंदुस्तान चीन का। चीन की बात करेंगे। बड़ा सवाल यह है डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, 2017 में आप समाजवादी पार्टी के साथ आए थे, आपकी करारी हार हुई थी। इस बार फिर आप समाजवादी पार्टी के साथ आई हैं, आपकी क्या उम्मीदें हैं? 8 सीट पर आप 1 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो है सहारनपुर, अगर मैं सही हूं तो। सवाल यह उठता है कि सहारनपुर में आपकी जीत की क्या संभावना है, क्योंकि सहारनपुर में बसपा ने माजिद अली को भी उतार दिया है। 2 मुस्लिम उम्मीदवार अगर आमने सामने होते हैं तो क्या आपको यह दिखाई पड़ रहा है कि वहां पर फायदा बीजेपी को मिलेगा? और आपका गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ है, तो इन 8 सीटों पर आप कितनी सीटों पर अपनी जीत देख पा रही हैं? जरा इसको विस्तार से बताइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो कि पंकज जी आपका प्रश्न था कि हम कितनों पे जीत रहे हैं, तो 80 पे 80 लड़ रहे हैं गठबंधन के साथ, तो उम्मीद उस 80 पे 80 जीतने की है। अभी प्रथम चरण का चुनाव हुआ है और अभी हमारे प्रशांत भाई बहुत सही बात कह गए, उस बात की सही मैं आपकी बात का उत्तर दूंगी। इन्होंने कहा मोदी जी का चुनाव है। अब सोचिए जिस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये कहा जाए कि ये मोदी जी का चुनाव है, बिल्कुल आपने देखा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है और तय रणनीति की तरह हमारे प्रधानमंत्री जी आसपास की जगहों पे सभाएं कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास अपने 10 साल के काम गिनाने के लिए नहीं है। मोदी मैजिक ही मानते हैं लोग और मोदी मैजिक के ही सहारे ये देश की जनता को भरवाने का फिर से प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जनता इतनी समझदार तो हो चुकी है कि जिस सरकार के पास 10 साल में अपने गिनाए जाने वाले काम ही ना हो, आज भी सभाओं में जाइए, ये अपने कामों का कोई लेखा जोखा ही नहीं है, कोई खाता बही नहीं है। मात्र सभाओं में जो प्रधानमंत्री झूठ जुमला बोल दे वही ये सही मानते हैं। तो ये बात मान के चलिए पंकज जी कि झूठ आप कितनी बार सुनोगे, जब साक्ष्यों के साथ उसको जांचने लगते हैं तो समझदारी और सत्यता आपस में एक मिलकर चीजों को सही रूप में ला देती है। हम मानते हैं कि करारी, आपने कहा कि उसमें हार हुई थी, जानते हैं थाली में ना करारी रोटियां ही अच्छी लगती हैं, करारी हार हुई है, लेकिन जनता जिस जिस जनादेश से इस देश में सरकारें बनती हैं उनका उत्तरदायित्व तो होता है जीतने के बाद जनता के हित में काम करना। जनता समझ चुकी है कि जिनको जिताया था उन्होंने इस देश के हित में, इस प्रदेश के हित में या जनता के हित में कोई काम ही नहीं किया। अगर काम होता तो आज प्रशांत भाई कहते कि ये काम किए हैं, आगे एक काम करेंगे तो हम सरकार बनाएंगे। आज फिर भी यही लोग बात कर रहे हैं मोदी मैजिक। अरे कुछ देश की जनता के हित में किए गए काम का लेखा जोखा लेके बैठिए, तब कहिए जनता आपको चुनेगी। जनता अब नहीं चुनने वाली है, क्योंकि सत्यता से, साक्ष्यों से वो समझ चुकी है कि आप लोग मात्र विकास को ही जुमला समझते हैं। जुमला कह देंगे विकास हो गया, ये आपका मानना है, ऐसा होता नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, युवाओं के अपने दंश, उनको देखिए और थाली से जो रोटी छीनी गई है उसको देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि मोदी मैजिक आप लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन जनता के लिए आपने मैजिक ही कर दिया है।
कि सब कुछ थाली से गायब, उनके जीवन से गायब? नहीं, सब कुछ थाली से गायब, उनके जीवन से गायब। पर मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछता हूं कि जिस जी, तरीके जरूर। से मायावती ने टिकट का बंटवारा किया है, आपको नहीं लगता कि मायावती जातिगत समीकरण के जरिए आप लोगों की छुट्टी कर देंगी? आपको नहीं नहीं, नहीं, लगता कि आपका मायावती के साथ समीकरण नहीं होना आपके लिए बहुत गंभीर नुकसानदायक होने वाला है? सवाल ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप इन सीटों पर देखें, खास तौर पर 8 सीटों पर, तो दलित और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन ज्यादा फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन, ज्यादा मजबूत कॉम्बिनेशन, और मुसलमान वोट बीजेपी को हराने के लिए पहले करता है, बाद में किसी पार्टी के लिए वोट करता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि आप दोनों का कॉम्बिनेशन पश्चिम यूपी में मुंह की नहीं खाएगा। इस बात को लेकर के आप इतनी आश्वस्त क्यों हैं, सुधा मिश्रा जी? जी पंकज जी, आपने सहारनपुर में जो जनता इकट्ठी हुई थी, वो आपने देखा होगा, उनकी आवाज को सुना होगा, तो शायद आप मुझसे प्रश्न नहीं करते। जब जनता झूठ से, जुमलों से और मैंने कहा ना कि थाली से चीजें गायब हुई, और ये तथ्यात्मक बात है, ये मैं कोई कोरी कल्पना नहीं बता रही हूँ। आप भी जानते हैं कि सब्जियां जिस घर में 2 बन सकती थी, वहां पे 1 भी नहीं बन पाती है। क्यों? वजह साफ है, आदमी के पास पैसे नहीं है, महंगाई इतनी ज्यादा है, तो नहीं कर पाएगा। तो जो लोगों की उम्मीद है, आपने कहा मायावती जी क्या कर रही है, बीजेपी क्या कर रही है, हम क्या कर रहे हैं और जनता से हमारा जुड़ाव कितना हो रहा है, ये कारगर होगा हमारे लिए। हम उसके पथ पे चल रहे हैं कि कैसे गठबंधन के साथ 80 के 80 सीटों पे, जो उत्तर प्रदेश की उम्मीद है, जिस उम्मीद से इन्होंने इनको चुना था, जनता ने जनादेश दिया था ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई नहीं मानने को, कोई नहीं कहता कि सरकार इनकी नहीं है, सरकार इनकी थी। जनता ने इनको चुन के काम करने का अधिकार और कर्तव्य दिया, नहीं कर पाए। तो जनता अब समझ रही है कि जिनको चुना, कोरोना से लेके कोई भी आप देख लीजिए वक्त उठा के, कि सरकार कितनी फेल रही है और कैसे इन लोगों ने जनता के उस जनादेश का अनादर किया है। तो जनता उम्मीद से हमारी तरफ देख रही है, और हम जनता के साथ खड़े होके उसके अधिकारों के लिए, उसके उस जीवन के लिए जो लोकतांत्रिक अधिकार है लेकिन उससे छीना जा रहा है, उसके लिए खड़े हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह हमारा इंडिया गठबंधन कार्य कर रहा है, हम जनता की उम्मीदों पे खरा उतरेंगे और जनता का साथ हमें मिलेगा। सुधा जी, बड़ा सवाल मैं आपसे लगातार सवाल पूछ रहा हूं, मैं आऊंगा अपने बीजेपी प्रवक्ता के पास। जी। पहले आप ये बता दीजिए कि आपको हर सीट पे उम्मीदवार मिल गए हैं क्या? हराने की बात आप बाद में करिएगा। अमेठी रायबरेली से कौन चुनाव लड़ेगा, इसको जरा क्लियर कर दीजिए। नहीं, आप पंकज जी, उम्मीदवारों की पंकज, खोज में मैं आ हैं, रही वो हूँ। आपको मिल नहीं पा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश में आपकी जमीन इस तरीके से खिसक गई है? आप लाख आरोप नहीं, लगा लें बीजेपी पे, नहीं, लेकिन ठीक है, जनता आपका आप पर भी प्रश्न आ कहां गया। भरोसा कर रही है? 2% के नहीं। आसपास वोट पा पाए थे आप विधानसभा चुनाव में। ऐसे में मेरा सीधा सा सवाल है कि आपकी मौजूदगी उत्तर प्रदेश में इस बार क्या असर दिखाएगी? 2% से आप कहां तक बढ़ेंगे? खुद के दम पे तो बढ़ नहीं सकते। आपने समाजवादी पार्टी का सहारा लिया है, लेकिन समाजवादी पार्टी का सहारा आपने 2017 में भी लिया था, परिणाम कुछ भी ठीक नहीं रहा। यूपी के 2 लड़के बिल्कुल कमाल नहीं कर पाए। ऐसे में सवाल उठता है कि इस बार आप कमाल कर देंगी, इसकी क्या गारंटी है? नहीं, गारंटी तो मत बोलिए। गारंटी का मतलब झूठ होता है, जनता जान चुकी है। तो गारंटी मत बोलिए पंकज जी, कुछ और शब्द ले आइए तो उसका उत्तर बनता है। गारंटी अगर यहाँ पे लोग सुन लेंगे तो कहेंगे इसका मतलब झूठ बोला जा रहा है। तो गारंटी शब्द का जो एक शब्द बन गया है झूठ, उसको अलग करिए, जुमलेबाजी से उसको दूर रखते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर देती हूँ। आपने एक ही प्रश्न में कई प्रश्न कर दिए, लेकिन सबका मैं सिलसिलेवार उत्तर दूंगी। आपने कहा हमारी जमीन नहीं है, 2% और न जाने क्या क्या। ठीक है, 2 ही चीजें होती हैं पंकज जी, हार या जीत। हारने वाला भी कई हो सकते हैं, लेकिन जीतने वाला एक ही होगा। मतलब जितने भी राजनीतिक दल होंगे जिन्होंने चुनाव लड़ने की घोषणा की है, उनमें से कोई एक जीतेगा। लेकिन इसका कहीं भी तात्पर्य, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो 3, 4, 5 लोग होंगे वो यहाँ जीतने के लिए नहीं आए थे। तो जो आप लोग जीत को ही पर्याय मान लेते हैं राजनीति का, उसको मानना कम करिए। और हमारी जमीन नहीं है, 4 लोग यहाँ प्रवक्ता दिख रहे हैं, कांग्रेस बैठी है, भाजपा है, प्रवक्ता सपा के हैं, और रोहित जी हैं। रोहित जी भी आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है उनका। जो साथ हमारे थे चले गए क्योंकि कुछ अपने अपने
कुछ तो मजबूरियां होंगी या कुछ भी स्वार्थ होगा, कुछ भी हो सकता है, उसकी बात बाद में करेंगे। लेकिन जो आपने प्रश्न किया उसका उत्तर यही है कि हर राजनीतिक दल अपनी विचारधारा के साथ इस देश की जनता की आवाज बनने के लिए और जीतने के लिए आता है। जीत पाए कि नहीं, ये मुद्दा हो सकता है, और ये भी मुद्दा हो सकता है कि आपकी जमीन कितनी है। जमीन नहीं होती तो ये प्रश्न हमसे नहीं होता। आपने अमेठी और रायबरेली की बात की, हमने काम दे रखा है भाजपा वालों को, होमवर्क। ये होमवर्क किए जा रहे हैं क्योंकि सीट हमारे पास मैडम लोग नहीं पहले है, अपना होमवर्क तो कर हमारा लीजिए, होमवर्क पूरा है, अपना हमारा होमवर्क तो पूरा कर है। लीजिए। ये बता हमारा दीजिए, होमवर्क- ये बता नहीं, नहीं, दीजिए राहुल जी इसको बताना उतरेंगे है। मैदान में, ये बता सुनिए, दीजिए सुनिए, सर, राहुल जी पंकज उतरेंगे सर, मैदान पंकज में, सर, प्रियंका पंकज सर, गांधी चुनाव पंकज सर, लड़ेंगी, उनके पंकज पति सर, रॉबर्ट वाड्रा पंकज सर, चुनाव लड़ेंगे, अरे होगा पंकज सर, क्या, सुन तो लीजिए। या वायनाड पंकज सर, शिफ्ट कर गए, ये बता दीजिए बस, प्लीज। पहले पंकज सर, अपना प्रश्न होमवर्क तो- कंप्लीट कर नहीं, लीजिए, नहीं, ये हमें वो हमारा बता होमवर्क दीजिए। नहीं है। हम जिस पत्रकार देश में- सहित उत्तर नहीं, प्रदेश पत्रकारों की से मैं जनता पूछ- जानना चाह रही है मैंने कि आपसे गांधी नहीं, आपसे परिवार नहीं। ने क्या मैं- उत्तर प्रदेश को गुड बाय कह दिया है। नहीं, आप लोग कोई सूचना आई थी क्या ऐसी? आप लोग ऐसे प्रश्न करते हैं, भाजपाई प्रश्न करते हैं। हमने भाजपाइयों को दे रखा है, जो बीजेपी पार्टी है उसको होमवर्क दे रखा है कि आप लोग लगे रहिए, क्योंकि इनके पास अपने कोई काम ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार, इनके पास दो ही मुद्दे हैं जिसपे चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो हमने भी इनको होमवर्क दे रखा है कि खूब काम करिए, होमवर्क करिए, जनता के मुद्दों की बात न करिए। कौन कहां से चुनाव लड़ेगा ये हमारे अपने राजनीतिक दल की जिम्मेदारी, हम देख लेंगे। उस पे सवाल खड़ा करके जनता के बीच में इस तरह की जुमलेबाजी करना, चीजों को दिखाने की कोशिश करना, ये मात्र राजनीतिक ध्रुवीकरण करना होता है कि हटा दो मुद्दों से दूर कर दो लोगों को। मुद्दा ये नहीं कौन लड़ रहा है, मुद्दा ये कि हम लड़ रहे हैं और मजबूती से लड़ रहे हैं इनको हराने के लिए, क्योंकि जनता से दूर जा चुके लोग हैं। अघोषित तानाशाही लाके इस देश के संविधान को नष्ट करना चाहते हैं। लड़ाई इससे है।